होगी थी, तो उन्होंने ये सब ब्लॉक बनाए गए थे, केवल 23 MMD के लिस्टिंग नहीं होता, सिर्फ उन्हीं का ये विषय है। अभी उनकी बुकलेट इकट्ठी आएगी, लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस आप उसमें एडिशनल इन्यूमरेटर अपॉइंट कर सकते हैं 23 के बाद। Preparation and trainings. Identification of all enumeration blocks. ये तो मेरे ख्याल देखेंगे जो हर ब्लॉक ईबी है इसकी अलग अलग बुकलेट आपको क्या आता है। Ensuring the availability of average houses, EHL, layout map and NPR बुकलेट। क्योंकि ट्रेनिंग से पहले ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये EHL और मैप जो है ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुके हुए हैं, ये पिछले हफ्ते आ गए थे यहाँ, और जो डेटाबेस है ये अभी प्रिंट आउट हो रहा है, शायद 2-3 दिनों में ये बुकलेट आपको अवेलेबल हो जाएगी। तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ फील्ड फंक्शनरीज इंक्लूडिंग एनुमरेटर्स एंड चार्ज ऑफिसर। चार्ज ऑफिसर साहबान की तो अपॉइंटमेंट यहाँ होल्ड हो चुकी हुई है, और एनुमरेटर्स की अभी शायद आप कर रहे होंगे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ फील्ड फंक्शनरी एट ऑल लेवल्स। स्टेट लेवल की मीटिंग जो है वो 10 अगस्त 2015 को सेक्रेटरीट हिमाचल प्रदेश शिमला में हो चुकी हुई है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग आज यहाँ दिल्ली हो रही है। और उसके बाद जो एनुमरेटर सुपरवाइजर की डेट है वो दे जाएंगी, और साथ में जो स्टेशनरी है और NPR जी। नेक्स्ट प्लीज। फील्ड वर्क अभी है, जब फील्ड वर्क कैसे करना है एनुमरेटर, यहां से शुरू होता है एनुमरेटर का काम। अब कि कैसे उसने फील्ड में जाना है। यूज ऑफ AHL layout map to identify the EB and visit to the field. In case of Aadhaar number is not available, through enroll tick the not available. अगर बोलता ना तो मैंने आधार नंबर बनवाया हुआ है ना तो मेरे पास है, तो आपने लिख देना NA है वहां, उसको टिक आपने कर देना। नेक्स्ट है इफ नॉट एनरोल्ड फॉर आधार टिक, सॉरी ऊपर वाला जो था वो ये था कि आधार तो उसने बनवा तो लिया हुआ है पर अभी आया नहीं हुआ उसको, तो नॉट अवेलेबल, या बना लिया हुआ है पर अभी अवेलेबल नहीं है उसके पास, तो NA में आएगा। और इफ नॉट एनरोल्ड बाय फॉर आधार टिक नॉट एनरोल्ड, यानी कि ये वो व्यक्ति है जिसने ना अभी तक आधार बनवाया हुआ है ना तो कहीं एनरोल करवाया हुआ है। जैसे कोई 0 साल का बच्चा आ गया या 2-3 साल का बच्चा आ गया, अभी उसका एनरोल नहीं, तो वो कहां जाएगा? NE में। नॉट एनरोल्ड, आज तक अभी तक एनरोल्ड नहीं हुआ है। Record the 10-digit mobile number of each of user valid if available. इसका ध्यान रखना कि लैंडलाइन नंबर नहीं डालना है आपने। अगर आपके पास हर व्यक्ति का है तो आपको जो उसका मोबाइल नंबर है वो आपको इंसर्ट आपको पहले आपने एन्यूमरेशन नहीं करवानी है, जो डेटाबेस में लिखा है एन्यूमरेटर करेगा, क्योंकि आपका तो नया फॉर्म ही भरेगा। आप नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो जैसे आधार कार्ड कहाँ बना हुआ है, NPR डेटाबेस कहाँ है, वो डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ करवाना तो नया फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपने NPR उसको इन्यूमरेटर की जिम्मेदारी है जब नया है तो नया फॉर्म भरेगा, पूछेगा पूछेगा वहीं पे करवा लेंगे। सेम पोजीशन हमारी मेरी भी आई थी, मैं बल्कि मंडी में था यहाँ, रास्ते में गया वो इन्वर्टर तो बोले इंस्ट्रक्शन क्या आपका यहाँ नहीं हो सकता है, मैंने
कहेंगे अरे मेरा ऐसा है कि हमारा शिमला से भी आउट है, मंडी से भी आउट है, तो कहीं ना कहीं तो करने मैं फॉर्म भी भर के दिया है तो उसका इन्वेंटर को, तो एनीवे उसने कर दिया। जब मेरा लास्ट में हो गया हुआ तो मैं आधार नंबर वहीं प्रोवाइड कर दूंगा, तो ओके है, एनपीआर डेटाबेस भी वहीं हो जाएगा। जी सर आज की डेट में हम का एनपीआर डेटाबेस के उसके बाद जब ये अपडेट होगा पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, पब्लिक डोमेन वो कंफर्म करेगी आगे आगे देखिए और उसी नेशनल की पूरा एड्रेस का पर्सनल एड्रेस का कहाँ का है वेरीफाई मतलब कहने का मतलब तो लेना है आपने ना, अगर नया उसको नया लेना है आपने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है और थोड़ा डिफरेंट स्टडी हुई है। ये मैं 2003 में जब ये बड़ा था काफी उसी टाइम से स्टार्ट है ये। उस एक्ट के अंदर जो भी इंडियन कार्ड जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा वो इंडियन वो आपको याद होगा 2003 में बाल भी बहुत हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग भी काम चाहता है कि मतलब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू किए जाए लोगों को, मतलब कि बाहर से जो विदेशी लोग आ रहे हैं उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कम। तो इसमें ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, ओनली एक तरह का रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। जब रजिस्टर तैयार हो जाएगा उसके बाद तहसील लेवल पे ये डाटा आएगा, तहसील लेवल पे जब डाटा आएगा तो जो पर्टिकुलर नाम लोग हैं उन लोगों की ये प्रेजेंट एड्रेस हो गया। आधार स्टेटस, टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स एंड अवेलेबल ऑप्शंस। आधार स्टेटस, आधार अवेलेबल टिक कर दें अगर अवेलेबल है आपके पास। ये ध्यान रखना उस पर सारी करेक्शन तभी होनी है अगर आधार अवेलेबल है। नेक्स्ट ईआईडी अवेलेबल, ईआईडी में भी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो ये दोनों अगर दोनों में टिक होगा तभी ऊपर सारी करेक्शन चलेगी अवेलेबल। सबसे पहला मैंने काम किया कि पहले आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड मिल गया अकॉर्डिंगली कुछ एक एक करके। जी सर लेकिन ऐसा नहीं कि जिनका आधार हो उन्हीं का वेरीफाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें एनपीआर के डाटा है तो जिनके पास आधार नहीं है उनका भी करेंगे आप। हाँ। उसके बाद वो एनपीआर को कुछ चेंज करना चाहे तो करवा सकते हैं। मेरा ये मतलब था कि आधार जहाँ लिखा हुआ है वहाँ जो करेक्शन निकली वो तभी अब आ जाएगी अगर अवेलेबल होगा आपका। हाँ एनपीआर में तो करेक्शन करनी ही करनी है। ओके आगे है नॉट अवेलेबल, मैंने वो तो आधार को बना लिया पर अभी आया नहीं हुआ और अभी अवेलेबल नहीं है। और लास्ट है नॉट एनरोल्ड, ये वो बच्चा है या वो शख्स है जिसने आज आधार को एनरोल नहीं हुआ है। If Aadhaar EID available, record can be the same in the box provided. In case of Aadhaar, write the correct Aadhaar number only starting with extreme left. यानी कि फर्स्ट बॉक्स से शुरू कर देना है आपने। 12 डिजिट का आधार का नंबर होता है स्टार्टिंग विद एक्सट्रीम लेफ्ट। आफ्टर सीइंग द आधार लेटर इन केस ऑफ EID fill the 28 boxes. After seeing the EID slip with 14 digit EID number along with date, month, year and the time at hours, minutes and seconds. ठीक है। अगर आधार नंबर है तो 12 डिजिट का एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करके, अगर 28 डिजिट का EID नंबर है तो 28 डिजिट का आपने नंबर डाला। वो EID स्लिप मिलेगी आप तभी डाल पाएंगे, उसी के होता है वो 28 डिजिट का। इसमें तो 12 डिजिट कोई हाँ किसके ऊपर लिख देना है वो ये कभी एनिमेटर को ये रहे कि यहाँ डे लिखना है, मंथ लिखना है या ईयर लिखना है और आगे आवर्स लिखना है और मिनट्स लिखना है और सेकंड लिखना है। तो EID नंबर में सारा कुछ दिया था। ठीक है सर आप सब लोगों को बताओ कि आधार नंबर बनने से कार्ड मिलने से पहले हमें स्लिप जनरेट होती है, तो स्लिप में ऑलरेडी EID नंबर होते हैं, उसमें 28 डिजिट्स होते हैं, तो उसी को लिखना है। नेक्स्ट
Get the mobile number of all person if available and record the same in the box. ये मोबाइल नंबर आपने हर मेंबर का अगर अवेलेबल है तो लिख लेना है, अगर नहीं है लैंडलाइन आपने नहीं है, ठीक है। Only mobile number of each person are to be recorded and not the landline number. Follow the above process for each member of the household. सर एक ही नंबर को 5 को एक ही पड़ा लिखा जा सकता है वैसे। Follow the यानी कि एक मेंबर को यही प्रक्रिया जुड़ाई गई तो उसको हर मेंबर को आपको ऐसे ही, जैसे एक मेंबर का सारा प्रोसेस हो गया उसी तरह दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, ये सारी प्रोसेस वैसे ही। उनके पास मोबाइल नहीं है सर, नहीं है तो कोई जरूरत वो तभी लिखाओ कि इफ लैंडलाइन सिग्नेचर आफ्टर completing a page, please sign in the space provided at the bottom. Also get the signature of respondent, name of enumerator और signature of enumerator. ये जब भी आपके पास डेटाबेस की बुक वापस आए थोड़ा सा वापसी के टाइम देख रहा हूँ, enumerator sign करना है। Next. मोबाइल नंबर का कुछ बोला था। हाँ बोलो। तो मोबाइल नंबर आपने देखा होगा कि मोबाइल नंबर का यूज हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कर रहे हैं। वो ऐसा कर रहा है कि आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो उसको लिंक करने के बाद जो हम लोग रिटर्न भरने के बाद उसको जो बैंगलोर भेजते थे हमको, उसको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वेरीफाई करता था उसी में। तो इसी नंबर, इसलिए एनपीआर में ये नंबर लिया जा रहा है मोबाइल नंबर, कि हो सकता है आने वाले कुछ सालों में कुछ ऐसी स्कीमें बनाया जाए कि कुछ प्रोवाइड किया जाए, ओटीपी नंबर जो आता है वन टाइम पासवर्ड, तो आपके मोबाइल नंबर में सेंड किए जाएंगे। तो इसलिए ये नेसेसरी है, अगर कोई व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर जनरेट कराता है तो उससे बोले कि वही नंबर जनरेट कराए जो हमेशा वो चालू रखते हैं। आगे हो सकता है कोई स्कीम के साथ जोड़ी जाए तो उसका बाद में ऑपरेशन करना सकता है। अभी आप अपना मोबाइल नंबर तो ये भी सवाल आएगा, एक बंदे ने 3 मोबाइल रखे हैं। सवाल आएगा ऐसा, सवाल का जवाब है कि जो ज्यादा यूज करता है, जो कॉमन है, प्राइमरी नंबर। Next. इसमें सिग्नेचर ऑफ एनुमरेटर के तो आगे वहाँ लेफ्ट राइट साइड सिग्नेचर ऑफ रिस्पोंडेंट की जैसे पूरा परिवार हो जाएगा तो नीचे जो है रिस्पोंडेंट की सिग्नेचर लेने हैं। अगर वो सिग्नेचर नहीं कर पाता है तो उसके नाम ले, ठीक है सर। यहाँ तक अब ये है अपडेट ऑफ एनपीआर डेटाबेस। एक मेंबर का बताया गया, उसी तरह प्रक्रिया हर मेंबर को जुड़ाई जाएगी और मोबाइल नंबर अगर है तो ले लेना है, अगर नहीं है तो कोई अपडेटेशन के बारे में किसी को अगर कोई डाउट हो शुरू में आपने बताया ना कि जैसे कोई हाउस होल्ड माइग्रेट कर गया, हाउस लिस्ट में तो हमने उसको काट करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये डेटाबेस में भी आप भी काटना है। अच्छा वो माइग्रेटेड हो सब स्टेटस से माइग्रेट है और अवेलेबल है, ये उसी का माइग्रेट हो जाए। अगर पता चले तो सबका माइग्रेट क्या और कुछ करना है माइग्रेट और डेट में सब अगर और जो उस रेजिडेंस में रह रहा है अगर वो करवाना चाहता है तो उसके लिए नया फॉर्म तो आपके भाग 2 में निकल जाएंगे, परिवार चला गया, नया परिवार आ गया, करवाना चाहता है। हाँ ठीक हाँ जी सर। फीलिंग अप ये है कि जो नया शेड्यूल आपने नए मेंबर को और नए परिवार को भरे जाने हैं वो कैसे भरा जाना है। ये सबके पास मास्टर लगा है, शेड्यूल लगा हुआ है और ये जो मैनुअल है इसके बारे में लिखा गया है। Filling of blank NPR form may be provided at the end of booklet. जो भी हर ब्लॉक की आपको बुकलेट मिलेगी उसके एंड में प्रोवाइड किए गए हैं। And one NPR form is meant for a household
and can have the details of 8 member of the house. यानी कि जो हमने 2010 में फॉर्म भरे था उसी को केवल ये केवल कि A4 साइज में इन्होंने कर दिया। वो A3 साइज में था, ये A4 साइज में। कॉलम सेम है और डेटा वैसे ही बना। लोकेशन पर्टिकुलर्स, these have already been filled at the start of the booklet and need not to be filled. ये हिंदी में भरे जाने हैं। अगर आप मैनुअल भी है आपके पास, इस 10 नंबर पेज पे है। नए परिवारों और सदस्यों के लिए एनपीआर प्रपत्रों को भरना 10 नंबर पेज एंड में कैसे भरना है उसके है। पुस्तिका के अंत में पूरी खाली एनपीआर फॉर्म दिए गए हैं। एक फॉर्म एक परिवार के लिए है और उसमें एक से परिवार से 8 सदस्य डाल देते हैं। अगर 8 मेंबर से ज्यादा परिवार में मेंबर होंगे तो आपको दूसरा फॉर्म यूज करना है। स्थान विवरण या पुस्तिका के आरंभ में पहले से भरा हुआ है और पुस्तिका के साथ संलग्न खाली एनपीआर फॉर्म के लिए भरा जाना आवश्यक नहीं। ये इसलिए क्योंकि बुकलेट बना रखी हुई है TB22, उसी में वो फॉर्म लगे हुए बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो फ्रंट पेज है आपका उस नाम का ऑलरेडी सारे फॉर्म बायोडाटा लगा। ठीक है, अब है तो भरना है केवल परिवार संख्या। नेक्स्ट हाउस होल्ड नंबर, ये द पर्सन। मैं थोड़ा सा एनपीआर मैनुअल में इसी एरिया है, आपको यहाँ से जान पड़ना ये साइड स्लाइड ना अकॉर्डिंगली। If the person is additionally to any existing household, अगर 4 मेंबर थे और 5वां मेंबर एक नया बच्चा हो गया पैदा हुई, तो उसको अगर आपने ऐड करना है, use the same household number already provided. जैसे 36 नंबर परिवार में कोई 4 मेंबर थे, 5वां मेंबर आगे हुआ, तो आपको परिवार नंबर वही 36 दे देना है आपने, अगर मेंबर कोई इंक्लूड होगा। If the entire household is new, provide the new household number starting from where the current booklet has or last household. For example, if the entire booklet carries NPR booklet, जो आपको बुकलेट में चुनाव की दी हुई है, carry 188 household, please provide 189 to the new household. और उसी से आगे नेक्स्ट आ रहा है परिवार केवल परिवार। लोकेशन पर्टिकुलर तो आपने भरने नहीं है सर, क्योंकि आप बुकलेट के साथ ही खाली फॉर्म दे अगर 20 से ज्यादा फॉर्म लगे तो वो आपको रूल रखने पड़ेगा। तो थोड़ा सा निशान वगैरह उसी में जाने चाहिए जिसके हो तो अलग अलग रखें, क्योंकि एक दो अगर किसी को 2 ब्लॉक गए तो उसका रिकॉर्ड भी अलग अलग होगा। जो एनपीआर बुकलेट्स हम छपवा रहे हैं इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 20 और शहरी के लिए हमने 30 बुकलेट लगाए, ये खाली फॉर्म। इससे ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है तो अपने यहाँ तक कोई कैसे वो तो ब्लॉक की तरह नहीं सर, अभी जब तो जो भी ये एनपीआर का काम हो रहा है, जो भी 2010 की स्थिति उससे जैसे डेट ऑफ अगर टाउन बन गया होगा तो ये अर्बन वो जब आपके पास डेटा बेस तो रूल बताएगा 2010 में, तो क्योंकि ये जनगणना पुरानी होती है तो ये 1-1 हो जाती है, 31/12/2009 को बहुत नीति हो जाती है। उसके बाद चाहे जितने भी वो हो जाए जनगणना उन्हीं करना चाहिए, वो भी 31/12/2019 को होगी। प्लीज उसके जब जितने यूनिट बने वो नेक्स्ट ठीक है। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट एनपीआर फॉर्म साइड ए, सीरियल नंबर। पुराना जो फॉर्म है A4 साइज में किया हुआ है, इसमें वगैरह नंबर वगैरह था, इसमें नंबर वगैरह नहीं है। सीरियल नंबर one row of the NPR form is meant for one person. Give serial number 1 for the first person and so on.
जितने मेंबर होते जाएंगे 01 लिखना से बेटर रहेगा, 2 है इसमें 01 02 08। नेम ऑफ द पर्सन इन फुल, 3 लाइनें दी हुई हैं। राइट नेम ऑफ द पर्सन इन फुल, कई बार फर्स्ट लाइन से शुरू करना है, अगर लंबा नाम है तो 3 लाइन में जा सकता है। कॉलम नंबर 2 सर, कॉलम नंबर 2 इसमें एक और, एक मिनट इसमें एक और क्लैरिफाई करते हैं। इसमें आपने लिखा ना व्यक्ति का पूरा नाम लिखें, परिवार के मुखिया से प्रारंभ करेंगे तो तभी होगा जब पूरा ही नया फैमिली है, अदरवाइज तो जो मिसिंग है उसी का जाना है इसमें ना। परिवार को तो परिवार नंबर से आप वही दे देंगे जैसे परिवार नंबर की बात नहीं कर रहा, यहाँ लिखा है नाम है ना, यहाँ लिख रहे हैं व्यक्ति का पूरा नाम लिखें, ब्रैकेट में कह रहे हैं परिवार के मुखिया से प्रारंभ करें। ये तो तब होएगा जब अगर पूरी फैमिली आनी है, सिंगल मेंबर आना तो केवल उसी का ही नाम है। वो फॉर्म देखा जाएगा, एकदम गलती नंबर परिवार के साथ मिक्स हो जाएगा। जी जी ठीक है। नेम ऑफ द पर्सन इन फुल, राइट नेम ऑफ द पर्सन इन फुल। इतना भी जैसे ओम प्रकाश शर्मा है, ये कई बार जैसे साउथ वगैरह के नाम काफी बड़े होते हैं, तो फर्स्ट लाइन से शुरू करें और अगर आगे 3 लाइन ये ध्यान रखें, यही नाम फिर आगे एनपीआर में यही रहेगा, ऐसा ना उसको ये आश्वस्त कर दें कि वो नाम ऐसे के बाद आदमी के होता है। फिर बहुत लंबा नाम है तो उसको आप फॉर्म में किया जा सकता है। नेम ऑफ द पर्सन एज शुड अपीयर इन एनपीआर, इसमें एक डिजिट डालनी है आपने, बॉक्स बने हुए एक बॉक्स, जैसे राम लाल ठाकुर है तो पहले में रा, फिर माँ, फिर एक स्पेस छोड़ के फिर ला ल, यानी कि बॉक्स बने हुए इसमें। ये सॉरी क्लियर नहीं है, लेकिन जब एक्चुअली फॉर्म फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम इसमें ये अलग-अलग फॉर्म तो है बैठा है। कॉलम नंबर 2 की बात कर रहे हैं, 3 लाइनें जो है बिल्कुल इसमें लाइन है तो कौन जैसे किसी का नाम है श्याम सिंह ठाकुर, श्याम सिंह ठाकुर, यही आप कहना चाहते हैं? नहीं सर, एक बॉक्स बना हुआ है, शाह एक में आएगा या में समझ नहीं पाते ये इसमें समझ रहे हैं। अच्छा जो इसमें टाइपिंग फोटो स्टेट ठीक में आया हुआ है, इसका मतलब ये जो सेकंड में है ना, इसमें ऑलरेडी बॉक्सेस बने हुए हैं, फोटो कॉपी ठीक नहीं आएगी हमारे पास ना। लाइक ये कॉलम नंबर 2 है जो, इसमें एक एक बॉक्स बना है, एक एक शब्द के लिए एक एक बॉक्स बना, ये क्या है? ठीक है नहीं, उसमें जो आएगी डेटाबेस छप रहा है, प्रिंट हो रहा है, काफी क्लियर मैंने बोला वो गलत बोला क्योंकि उसमें स्क्वायर नहीं थे बने हुए। श्याम सिंह ठाकुर, श्याम लिख के एक ही बॉक्स में या श्याम सिंह ठाकुर 3 लाइन बीच में आएगी। मैंने जैसे बताया राम लाल ठाकुर, ठीक है, पहले बॉक्स में आएगा रा, बड़ा रा आ गया और माँ आ गया दूसरे, एक स्पेस खाली छोड़ना है, फिर ला ल, फिर एक स्पेस खाली छोड़ना है और था र। वो इसीलिए कि जब ये डाटा डिजिटाइज हो तो कोई समझने के लिए है, उसको डिजिटल टाइपिंग करनी है, वो कोई समझे, क्योंकि वैसे तो कॉलम नंबर 2 में भी नाम लिख रखा हो, राम लाल ठाकुर तो वहां लिख रखा हो, यहाँ एक एक वर्ड लग लग करके बात किया ताकि डिजिटाइज जो करे डाटा वो सही नाम लिखे और उस एनपीआर आई कार्ड जो है उसमें सही नाम लिखे। तभी बोल रहा है कि इस कॉलम में वो डालें जो एनपीआर में छपड़े चाहिए। और यदि बड़ा हो तो संक्षिप्त नाम शिक्षित भी किया जा सकता है, जैसे साउथ के नेम वगैरह में काफी फादर नेम या गांव का नाम की बात के हिसाब से बहुत ज्यादा है कि इसमें नहीं आ रहा है 30 वजह 30 का प्रावधान, 30 बॉक्स बने हुए 30 बॉक्स है। ठीक है, इसमें नहीं आया हुआ, इसका है 1 है सामान्य निवासी वास्तविक और इधर सामान्य निवासी वास्तविक हो गए जो हमें जैसे छत्तीसगढ़ में गए परिवार आए, ये है कि वो 1 will be given those persons जो 6 महीने +1 डे वहां से रह रहा है,
वन दैट इज विदाउट प्रेसिडेंट, वो जो भी है वास्तव। तो वो ये जो अपने प्रयोजन, दूसरा है कि अभी तक तो मेरे को 6 महीने नहीं हुए, पर मेरा प्रयोजन है कि मेरा 6 महीने तक मुझे रहना है, उसको कोर्ट प्रूव भी नहीं। और तीसरा है कि ना तो मेरे को 6 महीने हुए और ना मैंने रहना है। हाँ, ज्यादा किसी ने जो नया परिवार आया हाँ हाँ ठीक है। और नंबर 2 में पूरा नाम है, और नंबर 3 में जो एनपीआर डेटा आई कार्ड में छपेगा उसका एक वर्ड डाल के, और फर्स्ट नेम मिडिल नेम में स्पेस डाल के एक बॉक्स का, ठीक है जी। कोई चीज बताओ, रिलेशनशिप टू हेड, जैसे मुखिया है, मुखिया की पत्नी, नंबर 2 पे पत्नी आ गई, तीसरे पे पुत्र आ गया तो पुत्र की पत्नी, जैसे मामा फूफा, ऐसे डायरेक्ट रिलेशन की गाने, जो भी मुखिया पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहू, पुत्र की पत्नी या पुत्री का या पुत्री है, पुत्री का पुत्र है, ऐसे बहू चाचा मामा ताया, ऐसे में यानी कि डायरेक्ट रिलेशन जो मुखिया के साथ relationship had record relationship was a member of the head of no पता नहीं कि पुत्री का पुत्र नहीं, पुत्री का पुत्र वो ही पुत्री की इसका ये तो वहाँ कुछ नहीं है, ये तो केवल आप केवल ये मैनुअल है ना, इसके मैनुअल के अलग जो भी रिलेशन है आप पड़ी हुई है सबके ऑफिस में, पुरानी वाली 2011 की है ना सेंसस 100% पड़ी हुई सब ऑफिस में है, आपके किसी ऑफिस में बात नहीं है नंबर इसमें सर केवल ये लिखा हुआ है, सदस्य का मुखिया के साथ संबंध पूर्णतः दर्ज करें, परिवार के मुखिया के नाम से मुखिया अन्य के लिए पूर्ण संबंध है। आई रिक्वेस्ट यू जरा प्लीज यहाँ ध्यान दें, तहसीलदार साहब आई रिक्वेस्ट यू प्लीज यहाँ ध्यान दें, आप जल्दी हो जाएगा तो शाम लेट हो जाएगी प्लीज जी। अभी क्वेरी है तो आप बताओ। मेरा सॉल्यूशन ये था, सपोज किसी फैमिली में 3 मेंबर्स थे, किसी जनगणना में चौथा आ गया है, तो अब जो चौथा के लिए फॉर्म भरना है हमने, ऐसा है ना, वो जो ये फर्स्ट फॉर्म है उसमें परिवार के मुखिया का नाम आएगा, उसके बाद मुखिया का ऑलरेडी स्टार्ट करती बार उन्होंने डिस्कस किया था, शायद आपने ऑलरेडी ये पता क्यों है मैं बता रहा हूँ, ये मुखिया वाला तब आए अगर कोई एंटायरली न्यू फैमिली है तो उनके मुखिया से शुरू करेंगे, पिता से फिर माता से, ये इसलिए वो भी उसका रिलेशन है। जैसे 5 मेंबर थे, छठा हो गया तो इसका मतलब अगर कोई नया बच्चा आया तो पुत्र का पुत्र भी होगा, वो अपने आप लिंक कर देगा जब वो डिसाइड करेगा कि इस फैमिली में। हाँ आप जब नया फॉर्म भरते हैं ना, मान लीजिए कोई फॉर्म नंबर नया है, जब आप नया फॉर्म भर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे परिवार क्रमांक, तो यहाँ पे वही परिवार क्रमांक लिखेंगे आप जो वहाँ भरना है, तो उससे उसको मैच करेंगे, बाकी जो नए मेंबर की डिटेल्स भी वो याद। एंड दिस इज रेलेवेंट जब एंटायरली न्यू फैमिली पूरी की पूरी है, हाँ वो इसलिए रिपीट हो रहा है लिखने के लिए, टाइपिंग के लिए। लेकिन एक चीज का फर्क है, दोबारा से ध्यान दें, ये तो आपने बात की ना 3 मेंबर ऑलरेडी थे, चौथा नहीं आया। व्हाट इफ एंटायर न्यू हाउस होल्ड कम्स 189 188 घर थे, 189 वाला जो हाउस होल्ड है पहले था ही, इन दैट केस आपको उसके 8 के 8 मेंबर्स को नोट करना पड़ेगा, फिर आप परिवार के मुखिया से शुरू करोगे। समझ गए? ये 2 फर्क आए हमारे, एक जगह ऑलरेडी आधे मेंबर्स थे, कुछ मेंबर्स थे, कुछ दोबारा नए आए, लेकिन कोई पूरा हाउस होल्ड ही नया है तब हम परिवार के मुखिया से शुरू करें। ठीक है? एक चीज सर, ये जो क्रमांक है क्या है, नया जो सदस्य परिवार, पुराने परिवार में नया सदस्य आया तो क्रमांक जैसे पीछे 4 थे तो 5 दिया जाएगा या 1 दिया जाएगा? इसका ऐसा है, जब
वो डिजिटाइज डाटा किया जाएगा तो सबसे पहले वो हाउस होल्ड नंबर लिखेगा, ठीक है। तो आप मेरा क्रमांक तो 1 से स्टार्ट, वो जैसे परिवार नंबर 36 डालेगा वो क्रमांक ये और रिलेशन डालेगा तो एकदम वो उसी परिवार में चले जाएगा। तो मैं आपको क्वेरी का जवाब मिल गया कि 1 से 1 ही लिखना है। अगर आप 4 डालेंगे वो क्रमांक उठाएगा, वहां से डाटा उठाएगा, एकदम 45 नंबर परिवार का बच्चा एकदम वहीं चलेगा। फॉर यूनिफॉर्मिटी स्टिक टू 1 1 से 0 1 लिखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ हो रहा है ऊपर सीरियल नंबर में लिखा हुआ है गिव सीरियल नंबर ए एंड फर्स्ट पर्सन। ओके, नेक्स्ट है रिलेशनशिप शॉर्टकट में लिखते हैं, जस्ट डिटेल में पूरा। नेक्स्ट है सेक्स, मेल 1 एंड फीमेल 2, फॉर मेल रिकॉर्ड 1 एंड फीमेल रिकॉर्ड 2, और वो दूसरे उनके लिए राइट 1, जो लीडर वगैरह होते हैं उनको राइट 1 जी। डेट ऑफ बर्थ, एज पर इंग्लिश कैलेंडर रिकॉर्ड द डे 2 digits, month 2 digits and year 4 digits. In the space provided, mark A in space provided if it is actual. If the date of birth is not known to the respondent, write the estimated date of birth, mark B in the space provided. जिसकी भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका वो तो अगर बोल रहा है एग्जैक्ट डेट 15 तब तो आप लिखेंगे ए एक्चुअल, और जो आगे साथ में जाएगा भी पता नहीं कुछ ऐसे तो डिक्लेयर्ड एज डिक्लेयर्ड बाय द डिक्लेयर्ड डी। ओके, इसमें ऐसा डिक्लेयर में कोई बोलता है मैं कोई ईयर का ही ध्यान है बाकी लिखवाएगा तो खाली छोड़ देन वी हैव टू ओनली 1975 एंड डी करके जैसे इतना तो आपको कन्वर्ट करने नहीं पड़ेगा इसके अंदर कि कितने साल का हो गया तो उसको कन्वर्ट करके अकॉर्डिंगली ईयर को डाल दो ही वो तो वैसे आपने तो यही कोशिश करी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि अगर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है तो कार्ड के भी वैसी ही छपेगी, क्योंकि अगर ये छपेगा कार्ड तो ये अगर हो सके तो ये एक्चुअल जो भी डेट ऑफ बर्थ है। चलो ये मैं नहीं बोलूंगा इस यहाँ से जो एडवर्टर ने करना है वो तो नहीं खाली नहीं छोड़ा, ये तो कम से कम अगर कोई जैसे 100 ईयर का मेरे को पता ही है, मेरे कुछ पता नहीं, वैसे तो उसका प्रावधान सब कुछ है वो करके कम से कम ईयर को जाता जाता है, मंथ के बारे में भी वो कैलेंडर को देख के किया जाता है, और इसमें जो भी अवेलेबल हो सकता है जितनी कोशिश कर सकता है वो करके डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा लिखवा देना कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बता पाएंगे तो फिर कार्ड भी वैसे ही तब वो जरूर कोशिश करें। नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, never married 1, currently married 2, widow 3, separated 4, divorce 5, write the code as per status, ठीक है। सेपरेटेड डाइवोर्स, सेपरेटेड होता है कि अभी तक लग रहे हैं, और डाइवोर्स होता है जो लीगली डाइवोर्स हो गया हुआ है, दैट इज कॉल्ड 5 इलीगल, और सेपरेट अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है और सेपरेट रह रहे हैं तो 4 इलीगल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ascertain the record the highest education level attained by the persons. For the person who is still studying in the particular class, the highest education level attained by her in will be one he had actually passed. जो क्लास पास करनी हुई है वो लिखनी है आपने, ना कि जिसमें पढ़ रहा है। कई बार उसमें साथ में बोल रहा है जो पास कर ली हुई है छठी है, जो भी मैक्सिमम नहीं जो एक्चुअली पास कर, ठीक है।
करता है एमए भी कर रखी हुई और डिप्लोमा जो भी मैक्सिमम उसको आयत वाली आयत। हाँ आयत जो भी छोटे बच्चों का क्या है सर? सेंसस की डेफिनेशन के अनुसार जब तक अगर 7 साल की उम्र है तभी आप एजुकेशन उसको डिक्लेयर मानते हैं। अब इसको डिक्लेयर 6 साल तक इलिटरेट है, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकंड में पहुंच भी गया हुआ, तो जो डेफिनेशन है वो लेस देन 7 जो है उसमें कोड तो कोई नहीं, हाथ से लिखना पड़ेगा। हाँ 7 या फर्स्ट ईयर जो भी वो जो ये इन्होंने करेगी वो डैश केजीएफ फर्स्ट ऑर्डर में डैश लगा क्रॉस नहीं लगाना, क्रॉस मींस मैट्रिक, ये भी ध्यान रखना। कैसे पर कैसे कर सकते हैं तो कहीं मैट्रिक ना पड़ जाए, कहीं 6 साल का बच्चा हो और मैट्रिक परीक्षा जाए तो एकदम कंप्यूटर हो जाएगा। ब्लैंक बिलो 7 इयर्स का ब्लैंक डैश डैश ठीक है सर। ऑक्यूपेशन एक्टिविटीज, occupation activity record the detail of occupation as a worker or activities of non-workers as the case may be. जैसे भी कोई है, कोई जो काम कर रहा है, बॉडी में डॉक्टर है, जो भी है वो नॉन वर्कर कैटेगरी है, जैसे हाउस होल्ड वाइफ्स होती हैं, लेडी होती है, या स्टूडेंट होते हैं, या डिपेंडेंट होते हैं, या रेंटियर होते हैं, या अन्य होते हैं, ये कुछ पर ये ध्यान रखना कि अगर नॉन वर्कर भी काम कर रहे हैं और वर्किंग में, तो आपने वर्क को रेफरेंस देते हुए उसको वर्क जो उसका एक्चुअली वर्क कर रहा है, चाहे वो टेम्परेरी कर रहा है, 3 महीने 6 महीने जो भी कर रहा है, उसको वही देना चाहिए वर्क। नेम ऑफ फादर मदर एंड स्पाउस फुल। नेम ऑफ फादर, इसमें कॉलम बने हुए 3, जैसे पूरा परिवार भर रहे हैं, अगर फादर मदर और स्पाउस इज अवेलेबल इन द फैमिली, जैसे 8 मेंबर की फैमिली है, अगर वहां अवेलेबल है तो सीरियल नंबर डाल देना है आपने, अदरवाइज आपको नाम स्पाउस का भी लिखना पड़ा और मदर का भी लिखना पड़ेगा और फादर। जैसे 8 मेंबर हैं, मुखिया है, जिसका वहां अवेलेबल है फादर मदर, अगर 5-6 नंबर पे मदर फादर भी है तो आप सीरियल नंबर डाल दें आप, ये 5 नंबर पे मदर है, 6 नंबर पे और स्पाउस 2 नंबर पे। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने सीधे 3 पे नाम, जैसे एक ही मेंबर आया, 5 मेंबर 36 नंबर फैमिली में थे, 6ठा मेंबर आया, उसका फॉर्म भर रहे हैं, तो उसका कोई नहीं है उस परिवार में कुछ, तो उसका मदर उस स्पाउस को होगा नहीं, अगर नया बच्चा है मदर फादर का नाम है, ठीक है। किसी के फादर मदर है उस प्रीवियस उसमें, तो उसको यहाँ पे कोडिंग कर देंगे आपके, सीरियल नंबर जो भी है वो देना है, फादर का सीरियल नंबर, मदर का मदर का कोई डॉक्टर सीरियल नंबर यही वाला। हाँ 0101 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, अगर मदर फादर वही है तो सीरियल नंबर 5-6 डाल दें, अगर नहीं है तो सीधे नाम लिखिए, स्पाउस उसका क्या नाम है और मदर का क्या नाम है। ओके, इसमें परिवार लिस्ट की ऐप नहीं दिया, इसी इसमें परिवार फैमिली लिस्ट में जैसे परिवार नाम काट दिए, जैसे बुजुर्ग होते का नाम काट देते पेंशन के रिश्तेदारों के लिए। सारे ऐसा है, अब आपके जब फील्ड में जाएंगे फिर परिवार जिससे में वो जब फील्ड में जा ही रहा है, सामने सब कुछ बता रहा है, फिर उसको एक्स्ट्रा काम लेना उनको इसका देखो हम कर करो परिवार जैसे मिल गया। अब उसको जो ऑपरेशन मिलेगी उसको हाउस टू हाउस भी विजिट करना, क्योंकि सारे पर्पज आपके वहां से सॉल्व नहीं होता है। जैसे आधार नंबर की तो जाने पड़ेगा, जब हाउस टू हाउस जा ही रहा है वो अपने आप कंपोनेंट बता रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा काम लेना भी वो परिवार तो इसका पर्पस खाली सेंसस का करना है, इसका मेन पर्पस तो अपडेट ऑन एनपीआर डेटाबेस, insert the Aadhaar number and new MD or new member application. ये 3 applications, क्योंकि 3 उससे जो बायोमेट्रिक्स है वो 96% जो है वो बढ़ जाएगा एनपीआर डेटा में, तो वो बार-बार एनपीआर बायोमेट्रिक्स के लिए
फादर मदर इसका कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो उसके पास आप 5 मेंबर हैं, नंबर 1 2 पे हेड एंड वाइफ, थर्ड और फोर्थ बच्चे हैं। हाँ, तो जो बच्चों का आएगा जब आप मदर फादर का करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, 1 पे फादर है और 2 पे मदर है, तो वहाँ सीरियल नंबर ही डाल देंगे। यही अवेलेबल इसी फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप सीरियल नंबर 1 और 2 डाल देंगे, मदर और तो है नहीं, फ्लैश हो जाएंगे। मैं आपकी बात मैं समझ गया चाहते हैं। जैसा आप हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे हैं, हस्बैंड के फादर का नाम नहीं है इसमें, हस्बैंड के फादर नहीं है, तो हस्बैंड का फादर जो हस्बैंड है जो मुखिया है उनका फादर नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह उनके मदर का भी नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्पाउस में आप उनके पत्नी का नाम, उसी तरह आप पत्नी पे आते हैं जब, तो उसमें आपके पत्नी के जो उनकी है तो पत्नी के फादर का नाम लिखना पड़ेगा, पत्नी के मदर का नाम लिखना पड़ेगा, और उनके स्पाउस में हो गए अब हेड ओवर, तो आपको 0 वाला एक बार आएगा इस कॉलम में, वाइफ का नाम ऊपर डाल सकते हैं आप पत्नी में जी, एक बार आएगा यहाँ हो यहाँ, ठीक है, एक बार आएगा ये तो सीरियल नंबर आ जाएगा, वहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा। 2 नंबर पे पत्नी बैठी हुई है, वो 2 लिख देंगे बस, स्पाउस की जगह 2 लिख देंगे, और उसका जो मायके का फादर फादर है वो लिखे जाएंगे, ना लिखे भाई तो फिर आप सीरियल नंबर कहाँ से लाएंगे? नाम भी लिख दे रहे न्यू है, नाम तो लिखना है। मैं यही बोल रहा हूँ कि इसमें अगर इसी फॉर्म में जो मदर फादर हैं अवेलेबल हैं तो सीरियल नंबर डालने हैं आपने, क्योंकि लेडी के तो मदर फादर यहाँ अवेलेबल नहीं होते, रेयर केसेस में होते हैं कि मदर के वहीं बस गए हो जाके कहीं तभी होते हैं, अदरवाइज तो लेडीज के तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, और जेंट्स के लिखने पड़ेंगे, अगर एक्सपायर हो गए तब आपको लिखने पड़ेंगे। आप स्पाउस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर डाल, तुम्हारा नाम क्यों लिखे आप? बिल्कुल सर, सीरियल नंबर ऑब्वियसली 1 ही होगा अगर हेड ऑफ द फैमिली है, अगर हस्बैंड है तो ऑब्वियसली वाइफ का सीरियल नंबर आप डाल दें, और वाइफ में जब आप कर रहे हैं तो इसलिए आप जो है हस्बैंड का सीरियल नंबर वहाँ पे हमारे नाम में लिखे सीरियल नंबर लिखने ना लिखे पूरे नाम ही लिखना सारी जगह। सर नाम नहीं लिख तो दिया नहीं लिखेंगे ना, इंस्ट्रक्शन तो ये बोल रही है कि अगर उसी परिवार में अवेलेबल है तो आप सीरियल नंबर डालें, अगर नहीं है तो नाम लिखिए बस। जी, तो उस केस में यहाँ पे हस्बैंड का नाम, यहाँ पे उसके फादर का नाम, हस्बैंड के फादर का नाम, मदर का नाम, और उसकी पत्नी का नाम जो कि यहाँ पे आएगा। हाँ, उसका पत्नी का तो सीरियल सर सीरियल नंबर डालिए स्पाउस में दो लिखते हैं। हाँ 0 2 करेंगे ना, 0 2 करेंगे ये इसीलिए कि बार बार नाम क्यों लिखना है, तो सीरियल नंबर अगर अवेलेबल है तो नाम सीरियल नंबर ही लिख दो, नाम क्यों लिखना है? नाम तभी लिखते हैं अगर वो उस फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे लेडीज के मामले में अवेलेबल नहीं होंगे माता पिता, तो जो उसके मायके में है माता पिता तो उनके नाम लिखे यही है कि द फादर मदर एंड स्पाउस आर नॉट एनुमरेटेड इन दिस हाउसहोल्ड, राइट फादर्स नेम एंड एफ mother's name against M, spouse name against S. However, if they are enumerated in this household, write serial number of the father, mother, and spouse as recorded in clause number 1. मेरा घर की इंस्ट्रक्शन से बात होगी। और भी फिर भी देखने को क्वेरी हो दोबारा नहीं मैंने बिल्कुल लग रहा, फिर भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, यू कैन आस्क 2 times। सर बाद में सबका आप लोगों को करवाना है तो अच्छा है, सारे डाउट्स आप यहीं पे क्लियर कर लें।
कि बाद में फील्ड का एलिमेंट्स को दिक्कत बहुत आती है। और आप जो भी क्वेरी करना चाहते हैं तो इस फैमिली का क्या डिस्कस कर रहे हैं नया न्यू फॉर्म विल बी फील्ड ओनली फॉर न्यू मेंबर्स एंड जो कॉलम नंबर 9 में फिर हम एनपीआर से सीरियल नंबर बना के डालते हैं। नहीं जिनका आप नाम क्योंकि इस फॉर्म में तो अवेलेबल नहीं सीरियल नंबर तो यही क्या लिखना है जब फैमिली के दो तीन लोग आए और आपस में रिलेटेड हो। जैसे 36 फैमिली नंबर 36 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा उसका नाम परिवार टमाटर 36 नंबर में फादर मदर कोई मना कर रहे हैं एक बार ये भी क्लियर कर दो। ये तो ये कह रहा है किसी परिवार की गणना की है तो कॉलम नंबर 1 की बात कर रहा है ये फॉर्म में इसी की बात कर रहा है। इसका मतलब पूरा ही डॉक्यूमेंट पूरा ही ये कागज अगर पढ़े नहीं ऐसा ना यहाँ जो पढ़ा है यहाँ पढ़ो तो यहाँ लिख रहे हैं यदि परिवार में गणना की जाएगी तो कॉलम नंबर 1 में दर्ज नंबर में और कॉलम नंबर 1 में दर्ज होगा तब नहीं ये तो डेटाबेस में है डेटाबेस में इसलिए वो नहीं लिखेंगे उनका नाम फिर प्रिवेंट ठीक है इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार ही हम नहीं उससे क्लियर नहीं होगा इंस्ट्रक्शन से तो नए सिरे से सीरियल नंबर तभी डालना जब यहाँ पे आए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट फॉर्म पूछो फैमिली नंबर 36 यहाँ जो आपको ऊपर टॉप पे दिया है परिवार क्रमांक हमने आप लिखते हैं 0 यहाँ पे एक बच्चा हो गया जैसे कोई है उसका नाम यहाँ पे आ रहा है ये जो फादर मदर और स्पाउस का कॉलम है इसमें हमने उस फैमिली का 36 पे जो है नहीं आप यहाँ नाम यहाँ ये तो इंस्ट्रक्शन बोल रही है कि फॉर्म में इसी फॉर्म में अवेलेबल है तब हार्डली मैटर हुआ एकदम लिंक हो जाएगा वहाँ अगर नाम लिख जैसे आप बोले नाम लिखने ही पर अगर किसी ने बेटा नाम लिख ही दिया तो क्या कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं जो इसमें इंस्ट्रक्शन है फॉर्म पढ़ के फॉर्म पे जो किसी में दिया हुआ तभी लिखना तो इसमें जो लिखा तो एक जैसा ही पैटर्न रखते हैं सब उसके बाद इंस्ट्रक्शन को क्यों माने नेक्स्ट एनपीआर फॉर साइड बी का आ गया आधार नंबर राइट द आधार टू द ईआईडी नंबर इफ अवेलेबल इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर नेम जहां नाम का है ना नाम लिखा हुआ है 2 नंबर कॉलम में जो स्पेस प्रोवाइडेड हुआ है इसमें आपने जो भी नया मेंबर या नया परिवार भर रहे हैं उनके सारे सबके आधार नंबर ईआईडी नंबर इफ अवेलेबल इन द स्पेस प्रोवाइडेड जो नेम के लिए प्रोवाइडेड है उसमें आपने जो 12 डिजिट का आधार नंबर है या 28 डिजिट का ईआईडी नंबर है या एनए है या एनरोल्ड है नॉट एनरोल्ड 2 नंबर कॉलम साइड बी में जन्म स्थान से पहले ये वाला यदि वहां देखें साइड बी ठीक है अब देखें राइट द आधार कोड ईआईडी नंबर इफ अवेलेबल इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर नेम जहां नेम के लिए प्रोवाइड किया गया है कॉलम नंबर 2 व्यक्ति का नाम जो लिखा इसी की बात करना जैसे 5 मेंबर आ गए तीन नंबर पे 2 3 4 5 बनेंगे तो पांचों के जो आधार नंबर होगा ईआईडी नंबर होगा जो भी अवेलेबल होगा वो आपको नाम की जगह साइड बी को लें साइड बी में पहले लिखा क्रम संख्या
उसके आगे Q1 उसके लिखा व्यक्ति का नाम, ये इस कॉलम की बात हो रही है, नाम की जगह आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर वो लिखना है, ठीक है जी। साइड बी में पहला वहाँ उस पर लिखा है व्यक्ति का नाम, लेकिन उसमें हमने आधार नंबर लिखना है, नाम नहीं लिखना है, नाम अपनी साइड लिखते हैं ना, नाम पहले आ गया। इसका मेन यही कि एनपीआर डेटाबेस में तो 28 बॉक्स बने हुए हैं, उनमें हमें आधार नंबर डालना है, तो इसमें फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ नाम है उस फॉर्म में आपने बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, या आपको बताना पड़ेगा कि दोबारा नाम ना लिख के ले आए, हाँ इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो है वो आधार नंबर या EID नंबर NA या NE जो भी नॉट एनरोल्ड जो भी पोजीशन होगी उसकी, क्योंकि अगर छोटा बच्चा है वो सकता है कि एनरोल्ड भी हुआ तो NE कर देना है आपने। क्यों नहीं किया तो ठीक है, कर देते वाली बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि बुकलेट में लग रहा है और आपको हमने 2 वीक तक के पहुंचाना, तो आप चेंज करना इस बात को शुड हैव डन इट, यू आर राइट, ठीक है फॉलो भी दिया होता तो अच्छी बात थी। ये आप इन सेक्शन में देख लेंगे, ये है पेज बता दें, पेज नंबर 12 साइड का आप जब भी ट्रेनिंग दें तो इस मैनुअल के आधार पे ही कॉलम टू कॉलम 5.4.14 साइड का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कई बार स्लिप ऑफ वो भी हो जाती है, क्योंकि हम तो हैबिचुअल हैं, आप गवर्नमेंट तो 100 को बोलते हैं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम की उसको ओपन द मैनुअल और कंसर्न कॉलम में जाएं और वहाँ प्रॉब्लम की बात नहीं बताना ही पड़ेगा, नहीं सर ऐसा नहीं, आप तो बताएंगे कई बार कोई स्लिप जैसे बोथ लैंग्वेजेस का है, कई बार बोलते हैं प्रोडक्ट कर देना, जैसे जब हो गया एनपीआर का डेटा को कर देना और और बोथ साइड दोनों साइड करना है, अंग्रेजी और हिंदी, कई बार स्लिप हो जाती है, रह जाती है, तो कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज ओपन द मैनुअल और कंसर्न कॉलम में जाएं, वहाँ कुछ ना कुछ होगा आपको अवश्य। जैसे इसमें लिख रखा हुआ है आधार संख्या, साइड का आधार संख्या, नाम के लिए दिए गए खाली स्थान पर आधार EID संख्या यदि उपलब्ध है तो लिखिए। नॉट एनरोल्ड, नॉट अवेलेबल, तो चारों स्थितियां जो शुरू में डिस्कस की थी हमने, तो जो शुरू में डिस्कस नंबर लिखना ये क्या है, आधार से आधार नंबर डालेंगे, आधार 12 डिजिट का है, वो 28 डिजिट का है, ये 12 और 28 डिजिट का ये डिफरेंस है, एनरोलमेंट नंबर 28 डिजिट का है, आधार नंबर इज 12 डिजिट, क्योंकि वो ये नए फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद स्कैन होने और उसके अनुसार डेटा डिजिटाइज अकॉर्डिंगली मैनुअली होना, ठीक है। नेक्स्ट है जन्म स्थान, यदि आधार नंबर डेट ऑफ बर्थ की विद इन इंडिया, यदि भारत के भीतर है तो गांव, नगर, जिला और राज्य का वर्तमान नाम लिखें, यदि भारत के बाहर है तो उस देश का वर्तमान नाम लिखें और गांव, नगर और जिले के नाम में डैश करें। जैसे इंडिया का होगा तो गांव का और जिले का और स्टेट का नाम लिख दें। अगर इंडिया से बाहर है तो फर्स्ट टू कॉलम में डैश डैश कर जाएगा, जैसे नेपाल का है, जैसे जब शाम बोले नेपाली होता है नेपाल है मेरा, तो उसको डैश डैश नेपाल, जब उसका गांव और शहर डिस्ट्रिक्ट लिखने का आवश्यकता। ओके सर। नेक्स्ट है घोषित नागरिकता, भारतीय के लिए 1 दर्ज करें, अन्य के लिए देश का नाम। जैसे अगर वो बोल रहा है इंडियन में को ध्यान देना है, अगर कोई बाहर का है जैसे बोल रहा हूँ मैं नेपाली हूँ, तो उसका जो भी उसका देश का नाम है, ठीक है सर। नेक्स्ट सामान्य निवास का वर्तमान पता, यदि व्यक्ति इस पते पर रहता है अथवा वहां 6 माह से अधिक रहना चाहता है तो पूरा पता लिखें जिसमें सम्मिलित हो। नंबर 1 इसमें अलग-अलग बनाए हुए भवन संख्या, नाम, मकान नंबर, 2 नंबर गली का नाम, 3 नंबर मोहल्ला, डाकघर, 4था गांव, नगर, 5वां जिला, कोड राज्य। सुनिश्चित करें कि पिन कोड भी दिया गया है, अगर अवेलेबल हो तो पिन कोड भी अवश्य दिया।
क्योंकि जो लोकल आदमी होगा उसको पता होता है इस गांव का पिन कोड क्या है, ठीक है। तो अगर प्रत्येक एड्रेस के ऊपर पिन कोड डाला हो तो कहीं एड्रेस भी कहीं बड़े बड़े हो तो उसको मिल जाता है पिन कोड के लिए इस गांव का। हाँ, बाकियों की बात कर रहे हैं। बाकियों के जैसे 5 मेंबर है, अगर सेम है उनका पता तो वही भी आ सकता है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, ये जनगणना से नहीं आपने लिंक कर ये नंबर तो केवल हमारे नंबर सकते, जिसके ऊपर उसका पता डाक आती है वो नहीं, जो 6-7 कैटेगरी जो अवेलेबल है वो लिखो ना। मकान नंबर नहीं है, नाम नहीं है, कुछ नहीं, तो डैश डैश करके आप गाँव का नाम आ जाएगा, तहसील का नाम आ जाएगा, डाकखाने का आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सब जो अवेलेबल आप शहरों में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे फ्लैट नंबर भी मिल जाएगा आपको, गली नंबर भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस भी मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और गांव में उसका विलेज मिले, डाकखाना मिले, तहसील मिले, डिस्ट्रिक्ट मिले। हाँ, अर्बन का जो है ना सर, अर्बन का जो है, अर्बन में जो यहाँ पे जैसे आप लोग नंबर अलॉटेड होते हैं तो आप वो नंबर अलॉटेड लिखेंगे, ना कि आप जो सेंसस के टाइम डाले या एंट्री के टाइम ऐसे नंबर डाले रहे तो वो सेंसस नंबर नहीं लिखेंगे, एड्रेस में हम लोग लिखते हैं वो बिल्डिंग नंबर आएगा, जनगणना वाले बिल्डिंग नंबर है, जब नंबर या साइड नंबर वो नहीं डालते, इस तरह उसकी डाक आती है। फॉर एग्जाम्पल सुंदरनगर और मंडी में तो हाउस नंबर है, सुंदरनगर में हाउस नंबर है तो वो हाउस नंबर डलेगा पोस्टल एड्रेस में जो होता है, वार्ड नंबर वही नंबर डलेगा। हाँ, फिर आपकी है कंट्रोल एड्रेस डलेगा। इसमें जो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि इसमें फ्यूचर का वो वेरिएशन नहीं रहेगा, जैसे जो आधार नंबर है, सपोज मेरा एग्जाम्पल है, मुझे नया फॉर्म भरना पड़ेगा पत्र में, जो मेरा आधार का एड्रेस है वो मेरे परमानेंट हाउस एड्रेस है, तो उसके साथ जब फ्यूचर में उसको क्लबिंग करेंगे तो एड्रेस अभी तो हम केवल एनपीआर डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं। आपने अगर नया फॉर्म भरा जाएगा तो जो भी आपको उसमें एड्रेस है आज की डेट में, आपका तो फॉर्म है आधार से कोई लिंक वो लिंक होगा, ठीक है। आपका केवल आधार नंबर डलेगा, आधार नंबर जब इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर में तो आपका डाटा वहाँ से उठाएगा, ठीक है। तो वो तो आपने भरा ही कुछ नहीं, अपडेट तो डाटा कुछ नहीं किया, जो एनपीआर डेटाबेस को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए तो आपका ये एड्रेस आएगा जो आज की डेट में नया लेटर स्टेज पे उसमें अपडेशन का मैकेनिज्म भी बिल्ट इन करेंगे, जैसे आधार में किया इसमें भी अल्टीमेटली आएगा कि वंस कार्ड्स आर इशूड। जब टोटली डोमेन में आएगा तो अपने आप ही डिटेल देखेगा कि मेरा कोई ना वैसे कि सर ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं सिर्फ नए पर्पस के लिए भर रहे हैं, अपडेशन तो ओनली फॉर न्यू में ये बड़ी वो बात कर रहे हैं जो मेरी थी ना, बेहतर है कि हम अपने जो इसमें से हैं। हाँ, इसका ये था कि अगर प्रेजेंट जैसे एड्रेस लिखे 5 मेंबर हैं, अब सेम एड्रेस गांव में सेम ही होता है, एक बार लिख दिया आपने टॉप ऊपर मुखिया का लिख दिया, वही सेम एड्रेस है 5 मेंबर का, तो वही भी आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात ही करते हैं, प्रेजेंट एड्रेस की बात कर रहे हैं। वो वर्तमान पता है, लेकिन बार बार रिपीट करने का आप हर मेंबर के लिए लिखेंगे तो उसके वही नेक्स्ट परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। If same as present address, write same. Otherwise, write complete address including the building number, name of house number, street number, locality, post office, village, town, district, state. Ensure the PIN code is also provided. क्वेश्चन 14 नंबर की बात हो रही है, जहां हमने डाटा अपडेट किया वहां परमानेंट का कुछ नहीं था, तो जो नए मेंबर हैं उनका परमानेंट भी भरा जाए।
ये आपका जो क्वेरी उसको सेटिस्फाई करता है। आपके नए मेंबर्स के केस में दोनों एड्रेस आ रहे हैं, प्रेजेंट भी कॉमन है। मुझे इंस्ट्रक्शन देखने के बाद बोला उस समय ये था कि जो जहाँ पे है जो जहाँ पे है ऐसी इंस्ट्रक्शन थी तो ऐसा सुझाव तो वहीं पे अपनी एनुमरेशन करवाएं। इसीलिए मैंने या इन्होंने भी हम लोगों ने जहाँ हमारी गई था ना जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एड्रेस का भी है, चलो इंस्ट्रक्शन देखने का अपने। बट सो फार एज दिस फॉर्म इज कंसर्न, ये तो आपको दोनों मैंडेटरी फील्ड दे रहा है, वर्तमान पता भी और स्थायी है तो एज सेम लिख देना है। और चेंज अगर है आपका वर्तमान और उसमें ऑब्वियसली आप सबके केस में तो चेंज ही होगा, आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है और प्रेजेंट कुछ और है, तो दोनों आ ये कॉलम हिंदी में बनना है ना, वही सिंपल वही हाँ। लेकिन कॉलम दिया है ना, 14 नंबर कॉलम आप पढ़े, उसमें स्थायी पते का कॉलम ही दिया है तो लिखना ही पड़ेगा स्थायी पता, एनुमरेशन जिसकी नहीं बनी। इसमें कॉलम नंबर 13 रहेगा वर्तमान पते पर निवास किया इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ लेस देन 1 year rate 0 रिकॉर्ड कॉलम नंबर 13 रह गया था कि वर्तमान पते के ऊपर आप यहाँ जब आप ये इसका फुआ रहे हैं तो यहाँ जो है आपको कितना टाइम हो गया। अगर मंथ्स में है तो 0 लिखना है, अगर ईयर है तो कंप्लीट ईयर कितने पड़ा ये record the time period in complete years since when person is staying at present address for less than 1 year write 0. Okay. इसमें भी 0 0 0 1 0 2 करके लिखे क्योंकि 2 कॉलम है, कंफ्यूजन ना रहे। 10 है तो 1 0 आ जाएगा और 1 है तो 0 1। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस हो गया। अगर ये बोल रहा है कि अगर 10 कॉलम नंबर 10 के अनुसार ही जैसे गांव में ज्यादातर ऐसा आएगा कि जो उसका प्रेजेंट एड्रेस होगा वही उसका परमानेंट एड्रेस होगा। तब बोल रहा है कि द सेम इज प्रेजेंट एड्रेस राइट सेम परमानेंट एड्रेस राइट वही लिखने भी सेम, अदरवाइज राइट कंप्लीट एड्रेस इंक्लूडिंग द बिल्डिंग नंबर, name of the house number, street, locality, post office, date, district, sure, pin code. ठीक है सर। Checking the field in schedule. Please cross check the entire form. If any entry is missing, fill the same. इसको चेक कर लें। ये ध्यान रखें कि जितने परिवार आपके नए फॉर्म भरेंगे जो मेंबर्स होंगे उनकी एंट्री तो भाग 3 में नहीं आएगी, एवरेज होगी। अदरवाइज जितने परिवार वहाँ भाग 3 में आप रेड इंक से भरे होंगे उतने ही आपको होगी। अगर 6 परिवार भरे आपने तो 6 की एंट्री भी एवरेज हाउस में होगी और जो सिंगल मेंबर होंगे उनकी एंट्री आपको। ठीक है, फिलिंग अप ऑफ समरी सीट फॉर्म तक अगर किसी को कोई डाउट हो उसमें ये जो क्रम संख्या पिछले पेज पे थी वो सारे 5 नंबर को 5 पेज पे भी क्रम संख्या दोबारा से वही भर लें ताकि लिखती बार भी कोई कंफ्यूजन ना आए। और 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 डिसाइड कर फिलिंग ऑफ कोई फॉर्म में किसी को प्रॉब्लम आ क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 जी ये सिमिलर केस लग रही है गांव में ये सिमिलर ही होंगे, गांव में सिमिलर बिल्कुल मेरे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भी मेरा ही है और परमानेंट भी यही है। तभी से तभी जैसे तहसीलदार का घर में क्वेश्चन पूछा जी ये क्वेश्चन को जो 12 है उसमें ये एड्रेस लिखेंगे अपना जहाँ ये जॉब कर रहे हैं पंद्रहगांव जी और क्वेश्चन नंबर 14 है वहाँ पर अपना नेटिव प्लेस का एड्रेस बिल्कुल। अगर परमानेंट एड्रेस के अंदर डिफर कर रहा है तो वो वहाँ ना जहाँ काम करते हैं वहाँ उनका घर वो परमानेंट पोस्टमैनेट एड्रेस मींस जो आपकी पोस्ट परमानेंट हो है और इसके नीचे डेट वगैरह के भी डेट भी है, हर फॉर्म के सिग्नेचर है, एनुमरेटर के है।
और रिस्पोंडेंट के भी हैं, फॉर्म में भी क्या सुपरवाइजर का ये सुपरवाइजर भी लगेंगे, एनुमरेटर ही लगेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे अपडेट होना है परिवार का, चाहे नया फॉर्म भरा जाना है, हर जगह रिस्पोंडेंट के भी सिग्नेचर देने हैं और एनुमरेटर जैसे इसमें लिखा ना आपको 8 मेंबर तो ही होगा, 8 के बाद हम नया यूज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। इसके लास्ट में लिखा है अन्य शीट पर जारी के लिए सी लिखें और उसकी क्रम संख्या लिखें। क्रम संख्या नहीं है शीट्स में, तो हम खाली छोड़ेंगे इसको, खाली तो सर जैसे परिवार पूरा नहीं होगा तो अपने आप कंटिन्यू, अगर सी लिख भी दिया कंटिन्यू चल रहा है, हाँ सी तो लिख ही दें, अगर ज्यादा है सी तो लिखना ही पड़ेगा, सी तो लिख दें, अगर नंबर नहीं 9 फैमिली मेंबर हो गए तो सी जो सर ऊपर आप परिवार नंबर दे रिपीट होगा उसी से पकड़ लेगा वो। ठीक है सर, चलिए समरी सीट पे। लंच ब्रेक लेके फिर बैठे हैं, अभी तो काम है। समरी शीट है, थोड़ा प्रैक्टिकल करने के कोई प्रॉब्लम हुआ ही कर लेंगे। आज मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी वाली बात ना करें, आधा पौना घंटा और लगा के उसको पूरा कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि ये मास्टर ट्रेनर अब आप ही लोग हैं, है ना। तो लंच ब्रेक कर लेते हैं, दूसरा मंदिर के ऊपर सराय के ऊपर लंच की व्यवस्था लंच के बाद फिर रिज्वाइन अभी तक वाले में कोई कराइए तो अभी तक वाले में अगला फिर आगे अगर 10 और 14 में अगर सेम है, 12 और 14 में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो 14 में भी आप वही इट मींस वो एड्रेस आप फॉर्म में लिख चुके हुए वही रिपीट होगा। अंग्रेजी में सेम वही, क्योंकि शुरू जो है रिलेटिव आगे अंग्रेजी में बढ़ जाए तो सेम ही। एक मिनट तैयारी है कि मैं मैनुअल में भी सारी यही यदि वर्तमान पते के समान है तो वही लिखें, अन्यथा पूर्ण पता लिखें। वो जहां भी आपको भी कोई मैनुअल लिखा है और उसी के अनुसार